हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बिग ओ के बारे में। तो जिन लोगों को पता नहीं बिग ओ कॉन्सेप्ट है क्या, ये आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफी हेल्प करता है। इंटरव्यूअर आपको एक सवाल पूछता है, व्हाट इज अ बिग ओ, और दूसरा सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का बिग ओ क्या है। मतलब आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है, उस प्रोग्राम का बिग ओ आपको फाइंड आउट करना है। अब काफी सारे टीचर जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सिखाते हैं वो इस टॉपिक को पहले कवर करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्टली जब हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ये इस टॉपिक को स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं। जब हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के कुछ प्रोग्राम जनरेट करते हैं तब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन ये इस वीडियो में मैं आपको इस बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा कि बिग ओ आखिर है क्या और इसको कैसे समझा जा सकता है। इसके अलावा आप जब इंटरव्यू के पास जाओगे तो आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर बिग प्रोग्राम का बिग ओ क्या है ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स में आप इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसमें कोई भी ऐसे हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला, सो आप इस वीडियो के साथ स्टिक हो सकते हैं अगर आपको फाइंड आउट करना है आपके प्रोग्राम का बिग ओ है क्या। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का एक पार्ट है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली जो चीज होती है कि बिग ओ आखिर है क्या। बिग ओ जस्ट एन कॉन्सेप्ट की अगर आपके प्रोग्राम में से उसकी स्केलेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बिग ओ रीडेबल एंड स्केलेबल, ये आपका प्रोग्राम कितना रीडेबल है और कितना स्केलेबल है ये फाइंड आउट करने के लिए बिग ओ का इस्तेमाल किया जाता है। अब फोकस करते हैं रीडेबल के ऊपर। रीडेबल का मतलब होता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है, आपने जो कोड लिखा है वो दूसरे डेवलपर को कितना ज्यादा समझ में आता है। आपका जो कोड है कितना इफिशियंट है दूसरे डेवलपर्स को समझने के लिए। मान के चलो मैंने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा, तो 1000 लाइन ऑफ कोड जो मैंने लिखा है वो दूसरे डेवलपर को कितना इजीली समझ में आ सकता है, इसको काउंट करने के लिए रीडेबल। तो उसको काउंट करने के लिए भी बिग ओ का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है, तो बिग ओ वहां पे यूज होता है। दूसरी चीज आती है वो है स्केलेबल। अब स्केलेबिलिटी में दो चीजें कॉमन होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब आपने रीडेबल को देखा, रीडेबल में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रीडेबल। ओके, अब स्केलेबिलिटी में दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम कितना टाइम कंज्यूम करता है पर्टिकुलर सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसको रन करने के लिए। मतलब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जस्ट लाइक मिली सेकेंड्स और मे बी एनीथिंग एल्स। तो उसको कितना टाइम लग रहा है ये काउंट करने के लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कितना स्पेस आपका कोड कंज्यूम कर रहा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काफी ज्यादा खेलना पड़ता है। आपके पास स्पेस बहुत कम होता है तो आपको ऐसा कोड लिखना पड़ता है जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एनालाइज हो। लेकिन ये चीज याद रखना कि अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जाना चाहते हो तो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ेगा, आपको स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जाते हो तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा बहुत सा कंजूसी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली तब यूज होता है जब आप पर्टिकुलर सिचुएशन को फाइंड आउट कर रहे हो। जस्ट लाइक आप स्क्रीन के ऊपर एक कोड दिख रहे हो, तो वहां पे स्क्रीन के ऊपर कोड में एक पर्टिकुलर एरे मैंने डिफाइन किया, उसके नीचे एक पर्टिकुलर फंक्शन है और फंक्शन के अंदर मैंने एक फॉर लूप को डिफाइन किया। अब वो फॉर लूप क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरे में से एलिमेंट्स को पास ले रहा है, एक एक एलिमेंट को फेच कर रहा है और उसके हिसाब से वो फाइंड आउट कर रहा है कि वो पर्टिकुलर नेम मेरे सेक्शन में अवेलेबल है या नहीं। मतलब उस पर्टिकुलर एरे के अंदर वो पर्टिकुलर नेम अवेलेबल है या नहीं, और उस पर्टिकुलर एरे में से जब वो नेम मिलेगा तो वो रिटर्न करेगा फाउंड। तो अब यहाँ पे बेसिकली वो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है ये मैटर करता है। इस समय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना चाहिए, तो वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रोग्राम हो गया। ओके, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो स्पेस, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मतलब छोड़ रहे हो, आपको वो ज्यादा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंजूसी नहीं चाहिए, तो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए उस कोड को काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप उसको इजिली फाइंड आउट कर सको। जस्ट लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, तो अगर आपने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को ऐड कर दिया, जैसे आपको एलिमेंट मिल गया, आपने तुरंत ही लूप को बंद कर दिया, तो वो होगा आपका ब्रेक स्टेटमेंट और वहां पे आपका स्पेस कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है ना कि आपका जो टाइम है वो कंज्यूम करता है आपका फॉर लूप, आपके जितने भी लूप्स है वो कंज्यूम करते हैं, आपके जितने भी इनपुट्स है वो टाइम को कंज्यूम करते हैं। वेदर इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जब आप आते हो तो आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है, आपके वेरिएबल्स है, वो सारे इसको मतलब इसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको डिफाइन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत सी डिटेल दे रहा हूँ, तो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको टाइम कंज्यूम करने के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किस चीज का ज्यादा टाइम लगता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर कौन सी वो चीजें जो ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती है वो आपको पता चल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बिग ओ को कैसे फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर प्रोग्राम को। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर फंक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर लॉग रिटर्न कर रहा है, मतलब एक console.log रिटर्न कर रहा है। तो उस console.log के अंदर सिंपली एक नाम है, तो अगर
फंक्शन ज्यादा कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, वो सिंपली एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, मतलब सिंपली एक ही काम कर रहा है, तो उसे ओ ऑफ वन कहेंगे। तो वन फॉर द ऑपरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन, और वो कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वन। तो वहां पे बिल्कुल वन ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन खाली एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम ओ ऑफ एन वन कहते हैं, ओके। अब दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है वो है बिग ओ के अंदर ओ ऑफ एन। तो ओ ऑफ एन तब काम करता है जब आपके पास इन्फिनिटी ऑपरेशन हो रहे हैं, इन्फिनिटी ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर रहे हो, जस्ट लाइक ये प्रोग्राम। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि एक पर्टिकुलर एरे है जो एज ए इनपुट एक पर्टिकुलर फंक्शन को दिया जा रहा है। तो एज ए एरे अगर आप एक ही फंक्शन को दे रहे हो, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या होता है कि आपके पास इनपुट इंफिनिटी टाइप में भी हो सकता है, राइट। वो एरे बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, ये मैटर करता है। तो इनपुट के ऊपर वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन हो चुका है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो ओ ऑफ एन है। तो अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कोई भी इनपुट ले रहा है और उसे फॉर लूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट ओ ऑफ एन आएगा। हालांकि इसमें कितने भी ओ ऑफ वन प्रेजेंट क्यों ना हो, उसका आउटपुट ओ ऑफ एन ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करती है, इस चीज को काफी इजीली आप समझ सकते हो। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आपका फंक्शन कोई भी इनपुट ले रहा है और उस इनपुट से फॉर लूप रन हो रहा है, तो आपका प्रोग्राम ओ ऑफ एन रिटर्न करेगा, मतलब कि इन्फिनिटी टाइम ऑपरेशंस को वो रिटर्न करेगा, ओके। अब ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ वन तो आपके समझ में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। मैं कुछ ज्यादा ऑपरेशंस को आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाने वाला, ये बहुत डीप में जाने वाला है। तो अगर आप कंसिडर करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो को, जस्ट लाइक इस वीडियो के बाद अगर आप कोई भी बिग ओ से रिलेटेड काफी बड़ा वीडियो देखते हो, तो आपको वो काफी इजीली समझ में आएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज जाके उसे देख लो, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतना कुछ कवर नहीं करेगा। अब आखिरी चीज की बात कर लेते हैं, जो कि काफी मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और जो कि हॉरिबल स्टेटमेंट है। हॉरिबल का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा डेंजर में। ओ ऑफ एन काफी इजी है, फेयर है, आप उसके साथ जा सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। लेकिन ओ ऑफ एन के साथ जाओगे तो फेयर है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्पेस कंज्यूम कर लेता है। लेकिन अगर आप जाओगे किसी भी पर्टिकुलरली, मतलब ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब कि उसका हाईएस्ट स्टेटेड टू, तो इसके साथ अगर आप जाओगे तो आपका स्पेस भी जाने वाला है, आपका टाइम भी जाने वाला है। तो गाइस ओ रेस्ट टू में होता क्या एग्जैक्टली कि आपका जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक नेस्टेड लूप कंसिडर होता है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है उस लूप के अंदर एक और लूप होता है जिसकी मदद से आप उस प्रोग्राम को इनपुट दे रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर इनपुट से रिलेटेड नेस्टेड लूप कॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोग्राम होता है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, क्योंकि उसके साथ काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये एक ओ रेस्ट टू ये एक हॉरिबल फॉर्मूला डिफाइन करता है। इसके अलावा काफी सारे फॉर्मूला प्रेजेंट है, लेकिन आपको ये याद रखना है ओ ऑफ वन, ओ ऑफ एन एंड ओ रेस्ट टू, ओ एन रेस्ट टू। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज इंटरव्यूज में काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उस प्रोग्राम का बिग ओ फाइंड आउट करने के लिए ओ ऑफ वन, ओ ऑफ एन एंड आपको ओ ऑफ एन रेस्ट टू, ये तीन फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को काउंट करके, बहुत इजी है समझना। ओ ऑफ एन जब आपका फंक्शन एक पर्टिकुलर ऑपरेशन रिटर्न कर रहा हो जिसके अंदर कोई भी लूप वूप कुछ भी नहीं है, बस कंसोल डॉट लॉग या फिर कुछ वेरिएबल्स को वो जनरेट कर रहा है, तो वो एक ओ ऑफ वन होता है। तो वो सिंगल खाली एक ऑपरेशन को डिफाइन करता है। दूसरा चीज, मतलब दूसरी जो चीज होती है वो ऑफ ओ ऑफ एन, तो वो आपको तभी रिटर्न ओ ऑफ एन वो रिटर्न करता है जब आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, उस पर्टिकुलर फंक्शन या फिर कुछ भी है उसके अंदर एक फॉर लूप जनरेट करो, और वो पर्टिकुलरली इनपुट के ऊपर डिफाइन करता है। मतलब वो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इनपुट, अगर वो फॉर लूप किसी भी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर डिफाइन, लाइक 100 और 900 एनीथिंग एल्स, तो वो बस ओ ऑफ वन को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर वो किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर डिपेंड है तो वो ओ ऑफ एन रिटर्न करेगा। ऑलराइट, अगर आपको इसको डिटेल में जानना तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो दे दूंगा। लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करी, बिग ओ इतना कुछ बड़ा टॉपिक तो है नहीं। दूसरी बात आपको याद रखनी कि जब ओ ऑफ एन रेस्ट टू आता है तो सिर्फ नेस्टेड लूप को कॉल होता है। मतलब अगर आपका प्रोग्राम नेस्टेड लूप डिफाइन करता है और वो नेस्टेड लूप डिफाइन करता है पर्टिकुलर किसी भी तरीके के इनपुट को, तभी वो ओ ऑफ एन रेस्ट टू है, ठीक है। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको थोड़ा हॉरिबल लग रहा है तो स्टार्टिंग में मुझे भी बिग ओ को समझ में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, लेकिन जब मैंने उसको एनालाइज किया, इतना कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। एक बार आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए, वहां पे मैंने थोड़ी बहुत सी चीजें मेंशन कर दी, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज क्या क्या रिटर्न करते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स पढ़ लो बिग ओ के ऊपर, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो के बाद ही दूसरी वीडियो को चेकआउट करना, क्योंकि काफी बार मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा है इस तरीके की इजी चीजें कोई नहीं पता था, ये मतलब डायरेक्टली वो फॉर्मूलाज को टच करने में लग जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि ये वीडियो कवर करना चाहिए।
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस तरीके के अमेजिंग वीडियोस आप तो जल्दी पहुंच पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट इन द नेक्स्ट वन।